हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सल्फोनेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नया प्रोसेस अल्काइलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली अल्काइलेशन प्रोसेस होता क्या है? अल्काइलेशन प्रोसेस है एडिशन किसका? दो कंपाउंड्स का, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स का, टू प्रोड्यूस क्या? हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। तो बेसिकली क्या है? ये है एडिशन। एडिशन किसका? टू लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स का। एडिशन है टू लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स का टू प्रोड्यूस है हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। और ये जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड हो, कितना हाई हो? तो वो होना चाहिए गैसोलीन जो होता है अपना कंपाउंड, उसके रेंज का। तो बेसिकली क्या है? एडिशन, एल्काइलेशन प्रोसेस है एडिशन। एडिशन किसका होता है? ओलिफिन्स का। किसके साथ? पैराफिन, आइसोपैराफिन्स के साथ। तो एल्काइलेशन प्रोसेस है एडिशन ओलिफिन्स का, लो मॉलिक्यूलर वो ओलिफिन्स में सारी वो ओलिफिन्स नहीं लेंगे, जैसे प्रोपिलीन हुआ, ब्यूटिलीन हुआ, एमाइलिन हुआ, ये ओलिफिन्स लेंगे। और आइसोपैराफिन्स है, मेजरली जो है हम लोग आइसोब्यूटेन लेते हैं। तो उनका एडिशन है टू प्रोड्यूस हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। हाई मॉलिक्यूलर वेट जैसे आपका गैसोलीन रेंज है C7, C8, C9, गैसोलीन रेंज कंपाउंड प्रोड्यूस करना। ये तो हुआ एल्काइलेशन। इस प्रोसेस में यूजुअली जो है आइसोब्यूटेन की रिएक्शन की जाती है ब्यूटीन से। आइसोपैराफिन जो होगा वो आइसोब्यूटेन होता है नॉर्मल केसेस में। ओलिफिन्स जो हो सकते हैं, तो ओलिफिन्स कौन कौन से हो सकते हैं अपने? ओलिफिन्स होंगे आपके प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, एमाइलिन, कुछ केसेस में एथिलीन भी हो सकता है, लेकिन एथिलीन वीनो की एथिलीन जो है ना दूसरे प्रोडक्ट यूज़ में ज़्यादा आता है, तो एथिलीन कम यूज़ करते हैं। लेकिन प्रोपिलीन हो सकता है, ब्यूटिलीन हो सकता है, एमाइलिन हो सकता है, ये ओलिफिन्स में हो सकता है। और आइसोपैराफिन्स में ज़्यादातर हम लोग जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं उसमें हम लोग आइसोब्यूटेन यूज़ करते हैं। आइसोब्यूटेन जो ये रिएक्शन होती है पॉलीमर एल्काइलेशन रिएक्शन, ये लो टेम्परेचर पे होती है। और लो टेम्परेचर पे होती है और प्रेशर भी जो है लो ही रखा जाता है। ये जो रिएक्शन है, जैसे इसकी पहले केमिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है और कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो इसकी केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्योंकि एक ओलिफिन है और एक आपकी पैराफिन्स है, तो एसिड हम लोग कैटलिस्ट कैसे यूज़ करते हैं? इसमें कैटलिस्ट जो है इस रिएक्शन में या तो H2SO4 यूज़ किया जाता है या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HF है आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, लेकिन एनहाइड्रस यूज़ करते हैं हम लोग, या सॉलिड एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। सॉलिड एसिड कैटलिस्ट, तीन बेसिकली कैटलिस्ट हैं। तो ये जो कैटलिस्ट हैं ये प्रोटॉन देते हैं रिएक्शन में, तो H+ देते हैं। तो H+ जैसे हम लोग प्रोपिलीन अगर यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन में, प्रोपिलीन की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं आइसोब्यूटेन से, आइसोब्यूटेन। तो प्रोपिलीन का केमिकल फॉर्म ये है आपका CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 प्लस आइसोब्यूटेन का क्या हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन होनी है। तो सबसे पहले इसमें जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन इस डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। तो क्या बनता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2
प्लस H प्लस ये अटैक करेगा इसमें, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो इससे जो है अटैच्ड हो जाएगा हाइड्रोजन आपका। तो CH3 CH3 ये है कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन जो है इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इसमें कार्बोकटायन। अब ये कार्बोकटायन जो है रिएक्ट करेगा आपका जो आइसोब्यूटेन था, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 H CH3 प्लस CH3 CH3 जो ये है यो H प्लस पे ये अटैक करता है, तो H प्लस इस अपने पास ले लेगा और यहाँ पे ये एक दूसरा कार्बोकटायन बना देगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये कार्बोकटायन फॉर्म हो गया, प्लस ये हाइड्रोजन आके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये CH3 CH2 CH3। अब ये जो कार्बोकटायन बना हुआ है ये अब आपका एल्कीन से फिर रिएक्शन करता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये कार्बोकटायन है आपका ओलिफिन से, अब ये रिएक्शन करेगा, तो अपनी ओलिफिन क्या थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बॉन्ड जानते हैं हम लोग, इसका ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है अटैच्ड होगा इसके साथ। तो देखिए किस तरह से अटैच होगा, ये CH3 ये वाला कंपाउंड हम लोग लिख रहे हैं CH3 ये हो गया, A प्लस इससे माइनस से जुड़ रहा है तो यहाँ से जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH2 ये CH प्लस है CH3, ये आपका एक कार्बोकटायन बना। अब ये H प्लस लेके यहाँ पे ये CH2 बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो और कुछ केसेस में रीजनरेशन भी होता है, तो रीजनरेशन होने के लिए क्या करेगा कि ये जो आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको ऐसे लिख दे रहे हैं हम लोग, कार्ब C सिंगल बॉन्ड C प्लस C। अब ये रिएक्शन किससे करेगा, जो आपका आइसोब्यूटेन है, C सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन है। तो ये रीजनरेशन के लिए अब जो कार्बोकटायन है उसके रीजनरेशन के लिए रिएक्शन करता है। तो सिंपली क्या होगा, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, ये क्या करेगा हाइड्रोजन यहाँ पे ये ले लेगा और इसको फॉर्म कर देगा कार्बोकटायन सिंगल बॉन्ड C प्लस ये आपका कार्बोकटायन बन जाएगा C कार्बोकटायन। तो ये इस तरह की मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जो आपका एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो प्रोटॉन देगा तो वो ओलिफिन पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड जो ओलिफिन का है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये पुश भी कर रहा है तो इस तरफ ऐसे ब्रेक होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है H प्लस आके इस पर अटैच हो जाएगा, ये कार्बोकटायन फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। अब ये जो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है वो आपका जो दूसरा कंपाउंड है उस पर अटैक करता है, तो ये आपका आइसोब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन ये आपका कार्बोकटायन फॉर्म हुआ था, तो ये जो कार्बोकटायन पे प्लस चार्ज था इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास चला जाता है और ये नया कार्बोकटायन बन जाता है। अब ये कार्बोकटायन अब रिएक्शन करेगा ओलिफिन से, तो आपको एक नया कार्बोकटायन बनेगा। यही कभी कभी यही प्रोडक्ट भी होता है H प्लस जो आपका एसिड प्रोड्यूस करता है,
उसको ले लेता है, या फिर क्या होता है कि रीजनरेशन हो जाता है कार्बोकैटायन का, क्योंकि रिएक्शन में रीजनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी कार्बोकैटायन की, क्योंकि रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कार्बोकैटायन की नेसेसिटी है, तो रीजनरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपको आइसोब्यूटेन है या जो आपका आइसोपैराफिन जो यूज़ कर रहे हैं, उससे रिएक्शन करके आपको एक कंपाउंड बना देता है ये, जैसे 2,2-डाइमेथाइल पेंटेन, ये आपका कंपाउंड है प्लस कार्बोकैटायन है। ये तो इसकी केमिस्ट्री हुई। अब उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे कि ये प्रोसेस क्यों एम्प्लॉय करते हैं हम लोग। ये प्रोसेस देख लिया हमने क्या है कि एल्काइलेशन प्रोसेस क्या है, एडिशन ऑफ 2 लो मॉलिक्यूलर कंपाउंड टू प्रोड्यूस ए लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, हाइड्रो कंपाउंड, और उसका मॉलिक्यूलर वेट किस रेंज में होना चाहिए, गैसोलीन के रेंज में होना चाहिए। फिर हमने देखा कि लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड कौन कौन से थे, ओलिफिन्स थी और आइसोपैराफिन्स थी। ओलिफिन और आइसोपैराफिन्स ऐड होके हम लोग को बना के देती हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। उसी को जो प्रोडक्ट हमें बनता है उसको अल्काइलेट कहते हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो अगर वाई देखा जाए कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या पर्पज़ है इसको करने को, तो हम जानते हैं पैराफिन्स जो होती हैं उनका ऑक्टेन नंबर कम होता है, और जो इसके आइसोमर्स हम लोग बनाते हैं, पैराफिन्स जो नॉर्मल पैराफिन्स होती हैं, लीनियर पैराफिन्स होती हैं, उनका ऑक्टेन नंबर बहुत कम होता है। लेकिन उसका अगर हम आइसोमर बना लें, क्या बना लें, आइसोमर बना लें, इसका मतलब क्या, आइसोमर का मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन रहे लेकिन उनके स्ट्रक्चर बदल जाए, तो वो आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोमर अगर हम लोग बना लेते हैं किसी भी तरीके से, तो क्या करते हैं, अगर आइसोमर ये हो जाए ब्रांच्ड वाले आइसोमर हैं, तो कई आइसोमर्स बनते हैं कंपाउंड के, उसमें कुछ जो आइसोमर्स होंगे वो ब्रांच्ड आइसोमर्स होंगे। तो आइसोमर्स का क्या होता है, ऑक्टेन नंबर जो है, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। पैराफिन्स का ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर इनका कम होता है, और जब हम लोग इसके आइसोमर्स बना लेते हैं तो ऑक्टेन नंबर उसका ज़्यादा हो जाता है। दूसरा इशू कि जो हम लोग को C4 मिलता है, C4 ओलिफिन्स मिलती हैं, क्या मिलती हैं, C4 ओलिफिन्स क्रैकिंग से मिलती हैं, फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग से या हाइड्रो क्रैकिंग की से, डिहाइड्रोजनेशन हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें भी हाइड्रोजन रिमूव करते थे, तो आपको ओलिफिन्स मिलती थी। तो जो ओलिफिन्स हम लोग को मिलती हैं उनको इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग पैराफिन से रिएक्शन करा देते हैं, क्योंकि पैराफिन्स भी लो वैल्यू प्रोडक्ट है, तो हम लोग को मिल जाता है एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। और ऑक्टेन नंबर हम लोग जानते हैं कि किस तरह क्या क्या यूज़ है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। ऑक्टेन नंबर अगर कम है तो इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, नॉकिंग की प्रॉब्लम होती है। तो एंटी नॉकिंग जो ये हाई ऑक्टेन नंबर जिस भी कंपाउंड्स का होता है, तो वो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो इसलिए करते हैं। पर्पज़ ये है कि हमें जो है ना मोर यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना है, तो मोर यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग पैराफिन्स की रिएक्शन करके। आइसोपैराफिन्स बेसिकली यूज़ करते हैं इसमें, ओलिफिन्स के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं। अब ये है कि इसमें अब ये कैसे बनाते हैं, ये हाउ दिस प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड या हाउ दिस प्रोसेस इज़ कैरीड आउट, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या हैं। ऑपरेटिंग कंडीशन में टेम्परेचर देखेंगे, प्रेशर देखेंगे, फिर फीड स्टॉक कैसा चाहिए इसको, फीड स्टॉक क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म, ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे देखते हैं कैटलिस्ट से स्टार्ट करते हैं। कैटलिस्ट अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि बेसिकली इसमें 3 कैटलिस्ट यूज़ करते हैं।
पहला अगर कैटलिस्ट से स्टार्ट करें तो कैटलिस्ट एक होता है H2SO4, दूसरा होता है HF, तीसरा है सॉलिड एसिड कैटलिस्ट। सॉलिड एसिड कैटलिस्ट, लेकिन ये रिएक्शन जो है हाईली कंसनट्रेटेड ये एसिड्स होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? हाईली कंसनट्रेटेड। हाईली कंसनट्रेटेड का मतलब 95 to 100% उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब वाटर बहुत कम होना चाहिए। और ये रिएक्शन जो है नॉर्मली जो है लोअर टेम्परेचर और प्रेशर पे होती हैं। एक सवाल ये बनता है कि क्या ये रिएक्शंस अगर हम लोग जो है कैटलिस्ट की एब्सेंस में कराना चाहें तो हो जाएंगी कि नहीं होंगी? तो ये रिएक्शन हो जाती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है और बहुत सारे केसेस में जो है टेम्परेचर प्रेशर को भी रिड्यूस कर देता है। जो हीट ऑफ एनर्जी की या हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी रिड्यूस कर देता है। तो अगर देखें तो जैसे अगर कैटलिस्ट हम लोग एम्प्लॉय करें और यहाँ पे नो कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट जब एम्प्लॉय करते हैं हम लोग तो टेम्परेचर जो है लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस रहता है प्रोसेस का, और प्रेशर जो है लेस देन 20 बार रहता है। लेकिन अगर कैटलिस्ट हम लोग नहीं एम्प्लॉय करते हैं तो यही रिएक्शन टेम्परेचर आपका 10 टाइम्स इंक्रीज होता है, 500 डिग्री सेल्सियस पे होती है। प्रेशर जो रिक्वायरमेंट होती है 200 to 400 बार होती है। देख रहे हैं ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से ज़्यादा भी प्रेशर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो गई, टेम्परेचर भी जो है 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। तो कैटलिस्ट के बिना भी ये रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए हम लोग को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट के लिए फ्यूल यूज़ करेंगे, उसके बाद कंप्रेस करना पड़ेगा हम लोग को ये रॉ मटेरियल को अपने या फीड स्टॉक्स को 200 to 400 डिग्रीज बार पे 400 बार पे, तो हमारी प्रोसेस की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। देन फिर ये है कैटलिस्ट। फिर फीड स्टॉक हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमने देख लिया कि फीड स्टॉक हमारा जो होता है वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो आइसोपैराफिन यूज़ होती हैं, आइसोपैराफिन्स यूज़ होती हैं, और दूसरा क्या है, ओलिफिन्स यूज़ होती हैं। तो आइसोपैराफिन्स कहाँ से ऑब्टेन होती है हम लोग को? फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग, लास्ट ईयर पेट्रोलियम के कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग से, हाइड्रो क्रैकिंग प्रोसेस से आइसोपैराफिन्स ऑब्टेन होती हैं, रिफॉर्मिंग से ऑब्टेन होती हैं, और आइसोमराइजेशन प्रोसेस से भी ये यूज़ ऑब्टेन होती हैं। तो ओलिफिन्स कहाँ से यूज़ होती हैं, हमें ओलिफिन्स भी देखना पड़ेगा। तो ओलिफिन्स भी फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग से, जहाँ से ये आइसोपैराफिन्स होती हैं उसी यूनिट से फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग से यूज़ होती हैं, कोकिंग से यूज़ होती हैं। बेसिकली क्रैकिंग प्रोसेस जितने हैं सब में ही ओलिफिन जनरेट होती हैं, क्योंकि क्रैकिंग में क्या होता है, जो आपका लॉन्ग चेन या लॉन्ग मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं, हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स में ब्रेक करता है। तो उसमें साइड रिएक्शंस भी बहुत होती हैं, तो जो साइड रिएक्शन होती हैं उसमें ओलिफिन जनरेट होती हैं। और एक तीसरा जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, डिहाइड्रोजिनेशन किसका? पैराफिन्स का। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ पैराफिन से हम लोग को ये रॉ मटेरियल ऑब्टेन होते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि कैटलिस्ट चाहिए इस प्रोसेस के लिए। कैटलिस्ट रहेगा तो ऑपरेटिंग कंडीशंस जो है ना माइल्ड रहेंगी, अगर कोई कैटलिस्ट नहीं होगा तो ऑपरेटिंग कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम और सीवियर होंगी, मतलब हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। फीड स्टॉक कैसा यूज़ करते हैं हम लोग? आइसोपैराफिन्स यूज़ करते हैं और ओलिफिन्स यूज़ करते हैं। ओलिफिन्स जो है ऑब्टेन होती है हम लोग को क्रैकिंग प्रोसेस से, चाहे फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग हो, कोकिंग हो, विज ब्रेकिंग हो, थर्मल क्रैकिंग हो, कैटालिटिक क्रैकिंग हो। और डिहाइड्रोजिनेशन जो होती है हम लोग को, जो पैराफिन्स ऑब्टेन होती हैं
उन पैराफिन्स के डिहाइड्रोजनेशन से ओलिफिन्स ऑब्टेन करते हैं। ये तो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। और प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है बेसिकली, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग एल्काइलेट बोलते हैं। वो क्या होता है? C5+ जो है आपका एल्काइलेट होते हैं इसमें। जिस प्रोसेस में उसमें कार्बन जो नंबर हों एटलीस्ट 5 हों या उससे ज़्यादा कंपाउंड हो। और दूसरा जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जो अनडिज़ायरेबल होता है वो टार होता है। तार, एक तार क्या है? एक स्टिकी प्रोडक्ट है, स्टिकी और विस्कस प्रोडक्ट है। और ये अनडिज़ायरेबल, हाईली अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट है। तो ये फॉर्म कैसे होता है रिएक्शन के अंदर? तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है रिएक्शन का, तो ये जो ओलिफिन्स हैं कि ये पॉलीमराइज हो जाती हैं। तो ये किससे फॉर्म हो रहा है? ये ओलिफिन्स जो हैं रिएक्शन में उनके पॉलीमराइजेशन से प्रोड्यूस होता है ये तार। और ये हाईली अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट है। ये अल्काइलेट हम लोग बना रहे हैं अल्काइलेशन रिएक्शन में, अगर वहाँ पे तार कैसे भी प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे लिए हाईली अनडिज़ायरेबल है। और ये जो है वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज है। तो इसलिए हमारी जो कोशिश रहती है कि टार जो है ना प्रोड्यूस हो रिएक्शन में, सिर्फ अल्काइलेट ही प्रोड्यूस हो। तो टार ना प्रोड्यूस हो इसका मतलब रिएक्शंस जो है ना बहुत हाई टेम्परेचर पे ना की जाएं, अदरवाइज़ ये प्रोड्यूस होंगे तो रिएक्शन मिक्सचर में भी प्रॉब्लम करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे, तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर कितना रहता है, कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं। अब जो वेरिएबल्स हैं, अब जो मेन वेरिएबल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएबल्स अफेक्ट कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर हमने देखा कि लोअर टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर हम लोग क्या रखते हैं, लो रखते हैं, तो कैसा प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को? हाई ऑक्टेन। ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। लेकिन एक इशू ये है कि टेम्परेचर अगर हमने बहुत कम कर दिया है, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर टू लो कर दिया, हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो जो एसिड हैं, ये एसिड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आपका H2SO4 या HF या सॉलिड कैटलिस्ट जो है, एसिड जो है ना वो क्या हो जाते हैं? विस्कस हो जाते हैं। लो टेम्परेचर पे उनकी विस्कोसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। विस्कोसिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो जो है वो मिसिबिलिटी में प्रॉब्लम कर देते हैं। विस्कोसिटी डिक्रीजेस एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर में तो पुअर मिसिबिलिटी, रिजल्ट क्या होगा? मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग नहीं होगी तो मिसिबिलिटी जो है आपके जो रिएक्शन मिक्सचर की है उसकी मिसिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। और फिर जो है आपका प्रोडक्ट जो है फॉर्म नहीं होगा, रिएक्शन जो है उस स्पीड से प्रोसीड नहीं होगी, रिएक्शन आपकी स्लो हो जाएगी। और दूसरा इशू है कि अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा रख दिया, ये तो सिनारियो 1 था। सिनारियो 2 क्या है कि आपने टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ कर दिया। अगर टेम्परेचर आपने रख दिया हाई, तो क्या हुआ? अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कि ओलिफिन्स का टेम्परेचर हाई होने पे ओलिफिन्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? पॉलीमराइज हो जाती हैं। ओलिफिन्स जब पॉलीमराइज हो जाएंगी तो इशू है कि वो क्या हो जाएगा? टार का फॉर्मेशन हो जाएगा। तार बनेगा तो जो है हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट कम बनेगा, अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर किस तरह इम्पैक्ट करता है? टेम्परेचर को हमें कम ही, मतलब लोअर साइड में ही रखना है, लेकिन बहुत कम नहीं रख सकते। बहुत कम रखेंगे तो जैसे रिएक्शन अगर 15 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगी, लेकिन जो है 15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि अगर उतने में रखें तो ये जो एसिड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं अपने, वो जो है विस्कस हो जाते हैं, उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो मिसिबिलिटी जो है, जो मिक्सिंग है प्रॉपर, वो नहीं हो पाती तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज़ हो जाता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है।
दूसरा इशू ये है कि टेम्परेचर ठीक है कम नहीं रख सकते हम लोग, ज़्यादा रख के देख लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर पे अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शन होती ही है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, कह लीजिए ठीक है, सिर्फ 50-60 कर देंगे, 70 कर देंगे, उतने में तो हमें बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो लेकिन उसमें इशू ये है कि जब आपने हायर टेम्परेचर किया तो ओलेफिन्स जो हैं वो पॉलीमराइज़ होने लगी। ओलेफिन्स जब पॉलीमराइज़ होने लगेंगी तो फिर ये है कि टार का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग देखेंगे, हमने जो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है, जो एसिड की स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम लोग एसिड क्या यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो पहला हमने टेम्परेचर देखा था, दूसरा का जो प्रोसेस वेरिएबल है क्या, एसिड की स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, प्योरिटी, मतलब जो एसिड है उसमें कितना वाटर है और कितना एसिड है। तो एसिड का मतलब हुआ अपना प्योरिटी। प्योरिटी में दो चीज़ें हैं कि वाटर कितना है और आपका केमिकल या एसिड जो है वो कितना है, केमिकल या हाइड्रोकार्बन जो भी जिस भी कंपाउंड की बात कर रहे हैं वो कितना है। तो अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा हुआ, वाटर कंटेंट ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि डाइल्यूट है वो एसिड। अगर एसिड आपने डाइल्यूट कर दिया तो ये क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी ही को रिड्यूस कर देता है। आपने अगर वाटर कंटेंट अगर कर दिया ज़्यादा तो क्या करेगा, कैटालिटिक एक्टिविटी को, कैटालिटिक एक्टिविटी जो है आपकी कैटलिस्ट है उसको ये डिक्रीज कर देता है, ये बड़ा इशू है। और जब आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीज हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि कन्वर्जन कम ही हो जाएगा। तो एसिड की स्ट्रेंथ किस तरह इम्पैक्ट करती है कि इसीलिए जो है ना इस प्रोसेस में बहुत हायर जो है स्ट्रेंथ का 95 to 100% स्ट्रेंथ का एसिड्स यूज़ किया जाता है। लो स्ट्रेंथ का अगर यूज़ करेंगे हम लोग तो जो है कैटालिटिक एक्टिविटी इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, आपका कन्वर्जन कम हो जाएगा। जो नेक्स्ट पैरामीटर है जो इम्पैक्ट करता है, जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, आइसोब्यूटेन यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्यूटीन या कहिए या ओलिफिन कहिए, ओलिफिन ही कह दीजिए। इनका रेशियो क्या होगा कि हमने रिएक्शन में देखा कि आइसोब्यूटेन जो है वो कई बार कंज्यूम हो रहा है। तो जो अगर बेस्ट जो है एल्काइलेट फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जो इनका रेशियो है वो 5:1 के अप्रॉक्स होता है। कि मतलब आइसोब्यूटेन अगर आप 100 मोल्स ले रहे हैं तो उसमें आपका 5 जो है ना, मतलब 5 मोल, तो वो इसका ये जो है 5, जैसे आप टोटल 6 मोल है आपका रिएक्शन मिक्सचर में, तो 5 मोल आपका होना चाहिए आइसोब्यूटेन और 1 मोल होना चाहिए आपका ब्यूटीन यूज़ कर रहे हैं या जो भी ओलिफिन यूज़ कर रहे हैं। तो 5:1 रेशियो होना चाहिए आइसोब्यूटेन टू ब्यूटीन का। फिर नेक्स्ट पैरामीटर आता है जो इम्पैक्ट करता है, अगर जैसे हमने इसकी रेशियो कम कर देंगे तो जो आइसोब्यूटेन, जो आइसोऑक्टेन, जो हम लोग का एल्काइलेट फॉर्मेशन हो रहा है उसका फॉर्मेशन कम हो जाएगा, तो हम लोग का डिज़ायर प्रोडक्ट कम फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो मेजर पैरामीटर है जो इम्पैक्ट करता है इस प्रोसेस को वो है ओलिफिन की स्पेस वेलोसिटी। तो दो टर्म्स हैं, एक स्पेस टाइम है, एक स्पेस वेलोसिटी है। स्पेस टाइम, स्पेस वेलोसिटी। तो स्पेस टाइम क्या होता है, एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जो भी टाइम लगता है, एक रिएक्टर वॉल्यूम है उसको प्रोसेस करने मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करके डिस्चार्ज करने में जो भी टाइम लगेगा उसको स्पेस टाइम कहते हैं। तो एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जो भी टाइम लगता है उसको स्पेस टाइम कहते हैं। और स्पेस वेलोसिटी क्या है, एक यूनिट टाइम में जितने रिएक्टर वॉल्यूम जो है
आपके प्रोसेस हो जाते हैं उसको स्पेस वेलोसिटी कहते हैं। तो स्पेस टाइम का रिवर्स है। तो जो ओलेफिन्स की इसमें जो है स्पेस वेलोसिटी कैसी रखनी है हम लोग को, तो अगर स्पेस वेलोसिटी लोअर है, किसकी, ओलेफिन्स की स्पेस वेलोसिटी लोअर है, ओलेफिन्स स्पेस वेलोसिटी अगर लोअर है तो जो हम लोग को हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो जो है ऑक्टेन नंबर उसका ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्ट का ऑक्टेन जो है वो ज़्यादा होता है। तो हम लोग इस प्रोसेस में ये स्पेस वेलोसिटी जो है उसकी ओलेफिन्स की कम रखते हैं। अगर आपने क्या कर दिया कि हायर ओलेफिन स्पेस वेलोसिटी वो कर दी, तो लॉन्गर चेन जो है आपके कार्बन फॉर्म होंगे, लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं। जो बहुत लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन जो है हम लोग के लिए अनडिज़ायरेबल है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है वो गैसोलीन रेंज के हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करना है। तो इसलिए लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन्स को अवॉइड किया जाता है फॉर्मेशन में, तो इसलिए स्पेस वेलोसिटी हम लोग कम रखते हैं। ये बेसिकली पैरामीटर्स हो गए। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये क्यों ये प्रोसेस एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग को जो लो वैल्यू प्रोडक्ट हैं आइसोपैराफिन उनको हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह होता है ये प्रोसेस, इसमें एडिशन होता है ओलेफिन्स का आइसोपैराफिन्स के साथ। फिर फीड हमने देख लिया क्या है, कैटलिस्ट हमने देख लिया क्या है, कैटलिस्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड या एनहाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या सॉलिड एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। फिर हमने जो ऑपरेटिंग कंडीशंस थी देख ली, टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट करता है इसका, एसिड की स्ट्रेंथ कैसे इम्पैक्ट करती है इस प्रोसेस को, आइसोब्यूटेन जो आपका आइसोपैराफिन यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसकी कंसंट्रेशन किस तरह होनी चाहिए, किस रेंज में होनी चाहिए, और ओलेफिन्स जो हैं उनकी स्पेस वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, ये मेजर पैरामीटर्स हमने देख लिया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो वेरियस प्रोसेसेस जो हैं, ये एल्काइलेशन प्रोसेस कौन कौन से फेमस एल्काइलेशन प्रोसेस हैं, कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आप कुछ एल्काइलेशन प्रोसेस जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होते हैं उनके नाम बताइए, या उनमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो 4-5 ये प्रोसेस हैं, हम लोग उनको के बारे में बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे एल्काइलेशन प्रोसेसेस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। एल्काइलेशन प्रोसेस, तो एक प्रोसेस है कोनोकोफिलिप्स का, कोनोकोफिलिप्स। इसमें एल्काइलेशन होता है किसका, रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं प्रोपिलीन, ब्यूटीन, पेंटीन, आइसोब्यूटेन के साथ हम लोग आइसोब्यूटेन भी यूज़ करते हैं। ये मेजर ओलेफिन्स ही हैं, क्योंकि दूसरा जो आइसोपैराफिन्स में हम लोग हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, मान लीजिए 90-95% केसेस में हम लोग यूज़ करेंगे आइसोब्यूटेन। तो जो चेंजेस होंगे ओलेफिन्स ही होती हैं, और जो रिएक्शन यूजुअली होती हैं वो हमेशा मिक्सचर ऑफ ओलेफिन्स यूज़ करते हैं, सिर्फ एक ओलेफिन नहीं यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे ये प्रोपिलीन यूज़ करेंगे तब भी हम लोग को, अगर आइसोपैराफिन यूज़ कर रहे हैं तो कितना 7 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा, ब्यूटेन यूज़ करें तो 8 कार्बन का कंपाउंड मिलता है, पेंटेन यूज़ करें तो 9 कार्बन का कंपाउंड मिलता है। तो हम लोग को मतलब ये गैसोलीन रेंज के कंपाउंड मिलते हैं। तो इसलिए अब इन अलग अलग रिएक्टेंट लेके अलग अलग प्रोसेस करें तो इससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोग इनका मिक्सचर यूज़ करते हैं बेसिकली। तो कोनोकोफिलिप्स प्रोसेस में क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन, पेंटीन, और कैटलिस्ट क्या होता है, 2 चीज़ें ही हम लोग देखेंगे। कैटलिस्ट, इसमें HF एसिड जो है ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। दूसरा मेजर प्रोसेस जो है वो UOP जो है, यूनिवर्सल ऑयल प्रोडक्ट्स का, UOP यूनिवर्सल ऑयल प्रोडक्ट्स का एल्काइलिन प्रोसेस है। एल्काइलिन
ये इसका ट्रेडमार्क है, इस ट्रेडमार्क के नाम से प्रोसेस ये लाइसेंस करते हैं या फेमस है। तो लेकिन इस प्रोसेस की खासियत क्या है कि ये प्रोसेस जो है ना, आपका जो एसिड कैटलिस्ट है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, उस पर बेस्ड नहीं है। ये बेस्ड है किस पे? कैटलिस्ट जो इसका है आपका, वो है सॉलिड एसिड कैटलिस्ट, सॉलिड एसिड कैटलिस्ट। तो ये सॉलिड एसिड कैटलिस्ट पे है और इसमें लाइट ओलिफिन्स और आइसोब्यूटेन की रिएक्शन होती है, क्या बनाने के लिए? आइसोएल्केन बनाने के लिए। और जो हाईली ब्रांच्ड होते हैं ट्राइमेथाइल पेंटेन होते हैं। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं? लाइट ओलिफिन, लाइट ओलिफिन्स। तो प्रोपिलीन हम लोग बेसिकली यूज़ कर लेंगे इसमें, लाइट ओलिफिन्स में। तो अगर इन तीनों में बात करें तो स्लाइड क्या है? प्रोपिलीन है, तो प्रोपिलीन यूज़ कर लेंगे। प्लस क्या यूज़ करते हैं हम लोग इसमें? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन तो हर प्रोसेस में ही यूज़ होता है। आइसोब्यूटेन हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो इससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, हाईली ब्रांच्ड प्रोडक्ट होता है। ट्राइमेथाइल पेंटीन कह सकते हैं इसको। जैसे ट्राइमेथाइल पेंटीन क्या हुआ? ट्राइमेथाइल पेंटेन्स, ट्राइमेथाइल पेंटेन्स इसमें इस प्रोसेस में बनता है। ट्राइमेथाइल पेंटेन क्या है? सी 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 सी, पाँच कार्बन हो गया है तो पेंटेन हो गया। ट्राइमेथाइल है तो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक यहाँ पे लग सकता है कि यहाँ पे लग सकता है कि यहाँ पे, तो 3 लग सकते हैं। इस तरह 3 जो है मिथाइल तीनों लग रहे हैं, वो कहीं पे भी लग सकते हैं। तो ट्राइमेथाइल पेंटेन ये हाईली ब्रांच्ड कंपाउंड है। इसे हाईली ब्रांच है तो इसके क्या है कि ऑक्टेन नंबर इस प्रोसेस का ज़्यादा है। और जो इस कंपाउंड, इस प्रोसेस से जो ऑक्टेन मिलता है, जो कंपाउंड मिलता है, उसका ऑक्टेन नंबर किसके पास होता है? और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास होता है। तो यूओपी एल्काइलिन जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में एक तो मेजर पॉइंट क्या है कि कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग इसमें। और दूसरा जो है कि जो ओलिफिन्स यूज़ करते हैं वो लाइट ओलिफिन्स, बहुत हैवी ओलिफिन्स नहीं यूज़ करते हैं। पेंटीन्स नहीं यूज़ करेंगे, एमाइलिन ये नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, उसमें लाइट ओलिफिन्स यूज़ करेंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हाईली ब्रांच जो है प्रोडक्ट बनता है, हाईली ब्रांच आपका हाइड्रोकार्बन मिलता है। और उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास होता है। किसका? आइसो ऑक्टेन का हम लोग जानते हैं कि ऑक्टेन नंबर 100 होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जिनके ऑक्टेन नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 100 के आसपास होते हैं। फिर यूओपी यूनिवर्सल ऑयल प्रोडक्ट ही एल्काइलेशन प्रोसेस में लीडर माना जाता है। इसके यूओपी का एक है HF एल्काइलेशन प्रोसेस, HF एल्काइलेशन प्रोसेस। इसमें नाम से ही इसके पता चल रहा है कि ये क्या है। कैटलिस्ट जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या यूज़ कर रहे हैं? HF यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें ओलिफिन्स, इसमें भी लाइट ओलिफिन्स यूज़ करते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या होता है? लाइट ओलिफिन। लाइट ओलिफिन से क्या हम लोग को ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही है प्रोसेस। इसमें बस कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, इसमें सॉलिड एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, इसमें HF यूज़ करते हैं। दोनों में लाइट ओलिफिन्स ही, तो यूपी के दोनों प्रोसेस में लाइट ओलिफिन्स यूज़ की जाती हैं और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को इस कंपनी ने ऑलमोस्ट मोर देन 100 लाइसेंस इसके हैं, ग्रेटर देन 100 लाइसेंस, मतलब 100 कंपनीज़ को इसने इस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ पे ये कंपनीज इस लाइसेंस को यूज़ करके प्रोडक्ट फॉर्म कर ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस है एल्काइल क्लीन सॉलिड एसिड एल्काइलेशन की है, ABBS लिमस की है टेक्नोलॉजी। कौन सी है? एल्काइल क्लीन, एल्काइल क्लीन ABB ल्यूमस की है ये टेक्नोलॉजी।
एल्काइल क्लीन सॉलिड एसिड एल्काइलेशन प्रोसेस है। तो इसमें कैटलिस्ट क्या है, जहाँ पे क्लीन, क्योंकि ये जो एसिड्स होते हैं, एसिड एक तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ना बहुत ही मतलब डेंजरस एसिड होता है, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका लिक्विड होता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये वेपर में हो जाता है, 40 डिग्री 50 डिग्री के आसपास जो है ना ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, उससे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती है, मैम टच कर जाता है ये हम लोग अगर पार्ट्स में, बॉडी के पार्ट्स में, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी टच कर गई तो डेथ भी हो जाती है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा, एक तो इसको हैंडलिंग बहुत मुश्किल है, उसके बाद जो है हमको इन्वायरमेंट में इनको डिस्चार्ज भी करना पड़ता है। जो भी एसिड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो उनको डिस्चार्ज करना पड़ता है इन्वायरमेंट में, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए जो ऐसे प्रोसेसेस जहाँ पे एसिड्स ये ना यूज़ किए जाएँ तो उनको क्लीन प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो उसी तरीके का एक प्रोसेस है कि एल्काइल क्लीन, इसमें एल्काइलेशन प्रोसेस है, इसमें कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि क्लीन प्रोसेस है तो इसमें वो कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे होंगे एसिड, इसमें जियोलाइट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? जियोलाइट यूज़ करते हैं। सॉलिड एसिड कैटलिस्ट होता है, और उसमें एक इसकी टेक्नोलॉजी की ख़ास बात है कि एक नॉवेल रिएक्टर, मतलब इन्होंने एक रिएक्टर की डिज़ाइन की है, जो नॉर्मल रिएक्टर्स हैं जो और दूसरे प्रोसेस में जो रिएक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उस रिएक्टर से डिफरेंट है। तो ये प्रोसेस में है एक नॉवेल रिएक्टर यूज़ किया जाता है, और आपकी कैटलिस्ट जो है ना वो जियोलाइट कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो हाई क्वालिटी जो है आपका एल्काइलेट प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसमें, और इस प्रोसेस में हैलोजन नहीं यूज़ किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट इस प्रोसेस में क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट जो होता है वो जियोलाइट यूज़ करते हैं, आपका एसिड कैटलिस्ट नहीं यूज़ किया जा रहा था। और जो है रिएक्टर जो है इन्होंने नया रिएक्टर या नॉवेल रिएक्टर इन्होंने डेवलप किया है इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोग देखेंगे तो एक्सन का है। एक्सन एल्काइलेशन प्रोसेस जो है, एक्सन एल्काइलेशन प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में भी जो यूजुअल प्रोसेस की तरह क्या करते हैं, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और पिरिलीन यूज़ करते हैं। प्रोपिलीन है, ब्यूटिलीन है, रॉ मटेरियल सब में ये यूज़ हो रहा है और उसके साथ ब्यूटीन के साथ आइसोब्यूटीन यूज़ करते हैं इसमें। और कैटलिस्ट क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट यूज़ होता है। जितने प्रोसेस अभी तक हमने देखे तो ऊपर उसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट नहीं यूज़ हो रहा था, तो एक्सन का जो एल्काइलेशन प्रोसेस है उसमें सॉलिड एसिड कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। और इस प्रोसेस की ख़ास बात है कि ऑटो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस से जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक प्रोसेस के बारे में और हम लोग देखना चाहेंगे, एक है स्ट्रैटको इनकॉर्पोरेशन का एक प्रोसेस है। स्ट्रैटको इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या यूज़ करते हैं, इसमें प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और एमाइलिन यूज़ करते हैं। प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, अमाइलिन। ये प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, अमाइलिन यूज़ करते हैं। अमाइलिन क्या होता है, 2-मेथाइल ब्यूटेन होता है। तो ये क्या होता है, जैसे 2-मेथाइल ब्यूटीन, इसके स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 पे है मेथाइल तो 1 2 पे मेथाइल हमने लगा दिया CH3, और 2 पे ही है डबल बॉन्ड ब्यूटीन है ना, तो डबल बॉन्ड CH2 CH3 ये है आपका एमाइलिन। तो इस प्रोसेस में स्ट्रैटको इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग प्रोपिलीन लेते हैं, ब्यूटिलीन लेते हैं, एमाइलिन लेते हैं,
आइसोब्यूटीन लेते हैं और स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रोसेस में भी जो लास्ट के दो प्रोसेस हमने देखे, एक्सन का और स्ट्रेटको आईएनसी का, इसमें H2SO4 कैटलिस्ट ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी वीक होगी एसिड तो जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। हाई ऑक्टेन ब्रांच चेन, तो प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, सारे ही प्रोसेस का पर्पस क्या है कि वो हाई ब्रांच हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करें, जिससे जो है ऑक्टेन नंबर उनकी ज़्यादा हो, तो हाई ब्रांच जो है चेन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो है ना इफ्लुएंट रेफ्रिजरेशन एल्काइलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। हाई एफिशिएंट जो है ना रेफ्रिजरेशन एल्काइलेशन प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन एल्काइलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं इसमें। तो बेसिकली हमने जो 4-5 प्रोसेस पढ़े हैं उसको एक बार यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जो है कोनोकोफिलिप्स का प्रोसेस था पहला। बेसिकली सब में कैटलिस्ट ही हम लोग को ध्यान रखना है, बाकी तो ओलिफिन सब में यूज़ की जाती हैं। किसी में लाइट ओलिफिन यूज़ कर रहे हैं, किसी में मिक्स्ड ओलिफिन यूज़ कर रहे हैं। तो कोनोकोफिलिप्स था, कोनोकोफिलिप्स। इसमें हम लोग HF एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे और ये मिक्सचर्स ऑफ ये ओलिफिन्स यूज़ कर रहे थे। तो मिक्सचर्स कह दीजिए, मिक्सचर्स किसका कर रहे थे, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटीन, इन सब का मिक्सचर्स हम लोग यूज़ कर रहे थे। दूसरा प्रोसेस जो था यूओपी का क्या था, एल्काइलिन प्रोसेस। एल्काइलिन ये TM है, ट्रेडमार्क TM का मतलब होता है एल्काइलिन प्रोसेस में। इसमें क्या हम लोग यूज़ कर रहे थे, इसमें सॉलिड एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे, सॉलिड एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे और लाइट ओलिफिन यूज़ कर रहे थे, लाइट ओलिफिन यूज़ कर रहे थे। तीसरा जो था, और इससे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था उसका ऑक्टेन नंबर ऑलमोस्ट 100 के आसपास होता था। तीसरा जो था यूओपी का ही प्रोसेस था, वो क्या था, HF एल्काइलेशन प्रोसेस था, HF एल्काइलेशन प्रोसेस। तो इसमें भी हमने देखा कि कैटलिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, HF यूज़ कर रहे हैं, और फिर इसमें लो ओलिफिन यूज़ कर रहे थे। लो ओलिफिन का मतलब लाइट ओलिफिन यूज़ कर रहे थे इसमें। और इसमें भी ब्रांच जो है चेन कंपाउंड्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमने देखा था वो क्या था, एल्काइल क्लीन प्रोसेस जो था, ABB ल्यूमस का प्रोसेस था ये। तो इसमें क्या यूज़ कर रहे थे कि क्लीन प्रोसेस था, सो सॉलिड कैटलिस्ट और उसमें सॉलिड कैटलिस्ट में क्या जियोलाइट यूज़ कर रहे थे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जियोलाइट यूज़ करते हैं इसमें। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था, इनका जो रिएक्टर था, रिएक्टर की डिज़ाइन जो थी नॉवेल रिएक्टर डिज़ाइन थी। तो दो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, जियोलाइट कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं और रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो इससे भी हाईली ब्रांच चेन कंपाउंड मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है। फिर जो नेक्स्ट दो प्रोसेस के बारे में हमने देखा था, 5th और 6th प्रोसेस, दोनों में एक एक्शन प्रोसेस था और दूसरा जो था आपका स्ट्रेटको आईएनसी इनकॉर्पोरेशन का था, स्ट्रेटको इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस था। दोनों जो हैं, दोनों प्रोसेस में रेफ्रिजरेशन एल्काइलेशन प्रोसेस यूज़ हो रहा था और दोनों में H2SO4 यूज़ हो रहे थे। कैसे, दोनों में H2SO4 यूज़ हो रहे थे और इसमें एक प्रोपिलीन ब्यूटिलीन यूज़ हो रही थी, प्रोपिलीन ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटीन जो है रॉ मटेरियल यूज़ हो रही थी। इसमें भी प्रोपिलीन ब्यूटिलीन अमाइलिन, इसमें डिफरेंट है। अमाइलिन जो है ये कह सकते हैं। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे एल्काइलेशन प्रोसेस की। जैसे सबसे पहले रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग प्रोपीन की रिएक्शन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे आइसोब्यूटेन से।
CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3, हाइड्रोजन लगा हुआ है। हम जानते हैं, पहले हम लोगों ने देखा है अभी इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है। यहाँ प्लस पहले चार्ज आता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, प्लस चार्ज आता है, फिर ये चार्ज यहाँ से चेंज होता है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो इस ऐसे हम लोग समझेंगे कि जैसे ये प्लस, ये ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा और फाइनली इस पे प्लस चार्ज होता है। तो ये वाला जो कार्बन है इससे अटैच होगा, तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, ये वाले कंपाउंड, ये वाले कार्बन के जो हम लिख रहे हैं CH3, ये लिखा हमने सिंगल बॉन्ड C, ये वाला कार्बन अटैच होना है CH3, ये वाला कार्बन लिखा हमने इस CH3, ये लिखा, ये वाला कार्बन अटैच होना है इस कार्बन से, तो CH, फिर CH2 CH3, हम लोग देखेंगे कार्बन, ये कार्बन एक वैलेंसी 2 3 CH2, ये हम लोग का कंपाउंड बना। ये कंपाउंड आपका है, इसका अगर नॉमेनक्लेचर देखें, 2 नंबरिंग करेंगे कार्बन की, 1 2 3 4 5, तो 5 हैं तो पेंटेन हो गया। सेकंड पोजीशन पे देखेंगे एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये कंपाउंड बना। इसकी पहली रिएक्शन थी प्रोपीन, ये आपका है प्रोपीन से रिएक्शन किया किसने, आइसोब्यूटेन ने। ये रिएक्शन, या तो आप HF कैटलिस्ट यूज़ कर लीजिए, H2SO4 एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर लीजिए, ये रिएक्शन मिलती है। दूसरी रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ये प्रोपीन की थी, अब ब्यूटीन की देखेंगे हम लोग। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या, आइसोब्यूटीन CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके वैलेंसी पूरी हो गई। ये है आइसोब्यूटीन, 1 2 3 4 कार्बन है, ये आइसो होता है जब ये सेकंड नंबर का कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, टर्शरी कार्बन होता है आइसोब्यूटीन। प्लस रिएक्शन किसके कराएंगे हम लोग, आइसोब्यूटेन से, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 एक हाइड्रोजन। तो अब देखिए इसमें कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा। पहले हम लोग जानेंगे कि ये ऐसे ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और फिर इस पे फाइनली प्लस चार्ज आता था, तो ये वाला माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो ये वाला कंपाउंड जो है इस माइनस से ऐड होगा यहाँ पे क्योंकि प्लस चार्ज है। तो किस तरह कंपाउंड फॉर्म होगा हम लोग देखते हैं। देखिए ये कंपाउंड पहले लिख लेते हैं हम लोग, CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, अब 2 लगे हुए हैं कार्बन, तो CH3 ऊपर लगा दिया कि हमने, CH3 नीचे लगा दिया। अब ये अटैच हो रहा है इस वाले कार्बन से, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, ये एक लीनियर कार्बन है CH3, एक जो ब्रांच लगा था यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, यहाँ पे H और लग जाएगा, 3 इसकी वैलेंसी 4। तो ये अपना कंपाउंड हो गया। ये कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो क्या है, नंबरिंग करेंगे, इधर से करें, इधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं, तो 2 सेकंड की पोजीशन पे है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, फिर थर्ड फोर्थ, तो 2 आपका ये क्या है, 2 और 4, 1 2 3 4 4 ट्राईमेथाइल पेंटेन, ये कंपाउंड बना। तो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने देख ली, एल्काइलेशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन देखेंगे, जैसे एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन की देखें, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को जब हम लोग एल्काइलेशन करते हैं तो एल्काइल बेंजीन बनता है। उसके बाद हम लोगों ने पिछले प्रोसेस में देखा था कि एल्काइल बेंजीन का जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट मिलता है, जो डिटर्जेंट में यूज़ होता है। तो
बेसिकली इसमें नेसेसिटी क्या है कि इसमें अल्फ़ा ओलिफिन्स बेसिकली यूज़ करते हैं। अल्फ़ा ओलिफिन्स में मतलब जो लास्ट कार्बन है वो डबल बॉन्ड हो, तो अल्फ़ा इसमें रिएक्शन की जैसे हम लोग प्रोसेस देखें तो क्या होता है, अल्फ़ा ओलिफिन रिएक्ट करती है आपकी अल्फ़ा ओलिफिन प्लस बेंजीन, रिएक्ट करके आपको बनाती है लीनियर एल्काइल बेंजीन। जैसे अल्फ़ा ओलिफिन का मतलब RCH डबल बॉन्ड CH2 जो लास्ट वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, प्लस बेंजीन, ये बेंजीन है। शो कर देते हैं हम लोग, रिएक्शन होएगी तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेकेज होता है, एक्चुअली एसिड होता है। एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपके HF कह दीजिए या AlCl3 की प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट होती है, तो पहले बॉन्ड ब्रेकेज होगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये जो है प्रोटॉन जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक करता है, तो हाइड्रोजन ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आता है, तो ये माइनस वाला यहाँ वाला प्लस से जुड़ जाता है, तो बेंजीन ये रिंग अपनी रह गई। ये वाला कार्बन इससे जुड़ेगा CH, अब ये यहाँ पे CH3 हो जाएगा और ये R एल्काइल ग्रुप है, ये ऐसे ही लगा रह जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, लीनियर अल्काइल। ये कैसे है, लीनियर है, और अल्काइल ग्रुप है तो लीनियर अल्काइल हो गया, और ये बेंजीन है तो लीनियर अल्काइल बेंजीन। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और लीनियर अल्काइल बेंजीन जो है प्रोडक्शन का हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये जो रिएक्शन क्योंकि अल्काइलेशन प्रोसेस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और अल्काइलेशन प्रोसेस की ही रिएक्शन है ये, तो इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि कैसे होता है। फिर एथाइल बेंजीन एक प्रोडक्ट है, एथाइल बेंजीन भी इसी प्रोसेस एल्काइलेशन प्रोसेस से बनती है। क्या चीज़, एथाइल बेंजीन। एथाइल बेंजीन, एथाइल बेंजीन में क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन लेते हैं और एथिलीन से रिएक्शन करा देते हैं, एसिड की बेंजीन प्लस एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपकी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट में या सॉलिड कैटलिस्ट लेंगे तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज होगा। ये जो प्रोटॉन एसिड्स देंगे बॉन्ड ब्रेक पर करेंगे, पहले कैटायन बनेगा, उसके बाद ये फिर यहाँ पे जो इसका माइनस चार्ज आएगा प्लस वाला अटैच हो जाएगा। तो इसलिए इस बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो कोई भी आप ये वाला कार्बन अटैच कर दीजिए, ये कार्बन अटैच कर दीजिए, सेम थिंग है, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये आपका क्या हो गया, एथाइल बेंजीन। एथाइल बेंजीन ये इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और एक और लास्ट रिएक्शन हम लोग और देख लेते हैं, प्रोपिलीन। अगर हम लोग प्रोपिलीन से रिएक्ट करा रहे हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे प्रोपिलीन से, प्रोपिलीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोपिलीन है, प्लस बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, ये आपकी बेंजीन है, ये क्या होगा आपका CH3 CH2 CH3, ये क्या है आपका क्यूमीन है। ये क्यूमीन बनता है जब हम लोग प्रोपिलीन की बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्यूमिलीन बनता है, और क्यूमीन बनता है। और क्यूमीन जो है ये यूज़ होता है किसके प्रोडक्शन में, ये फिनॉल और एसीटोन के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, फिनॉल एंड एसीटोन के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो हम लोगों ने मेजर रिएक्शंस इसकी देख ली कि मेजर रिएक्शंस क्या हैं। अगर कहीं ये प्रोसेस इसमें पूछा जाता है इस फर्स्ट यूनिट से कि अल्काइलेशन प्रोसेस क्या है, और इसका ब्रीफ जो है ना फ्लो शीट भी बनाइए आप लोग, तो अगर फ्लो शीट बनाने की जहाँ बात आती है कि वहाँ पे हमको पूरा, वैसे अल्काइलेशन प्रोसेस बहुत डिटेल और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो हम लोग जब अल्काइलेशन कोई एक प्रोडक्ट बनाना देख रहे होंगे तब हम लोग देखेंगे कि अल्काइलेशन प्रोसेस कैसे होता है फ्लो शीट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे एक जनरल फ्लो शीट है कि जनरल प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जस्ट हम लोग बहुत ब्रीफ में देख लेते हैं। तो इसमें जो भी अपना फीड स्टॉक है, फीड स्टॉक क्या है आपका, एथिलीन प्रोपिलीन मतलब ओलिफिन है और आइसोपैराफिन है।
उनको फीड स्टॉक को हम लोगों ने इंटर कराया रिएक्टर में हम लोग क्या डालेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे। कैटलिस्ट अपना क्या है, कैटलिस्ट अपना यहाँ से देखते हैं हम लोग, कैटलिस्ट हम लोग का होता है एसिड कैटलिस्ट। तो हम लोग एसिड कैटलिस्ट यहाँ पे रिएक्टर में हमने इंट्रोड्यूस कराया। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग प्रोसेस वेरिएबल में देख रहे थे कि अगर आप आइसोब्यूटेन टू ब्यूटेन रेशियो ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग आइसोब्यूटेन एक्सेस में ले रहे थे, तो रिएक्शन होगी तो आपका ये एल्काइलेट बनेगा, और जो एक्सेस में जो कंपोनेंट है वो आइसोब्यूटेन रहेगा, और एसिड कुछ अनरिएक्टेड एसिड रहेगा। तो अनरिएक्टेड एसिड को हम लोग एसिड, यहाँ से जो प्रोडक्ट आपका बना, तो नीचे से हम लोग उसको किस में ले जाएंगे, एसिड सेटलर टैंक में ले जाएंगे, क्योंकि एसिड जो एक्सेस एसिड है उसको हमें फर्स्ट स्टेप में रिमूव करना पड़ेगा। तो एसिड सेटलर टैंक में एसिड को निकाल लेते हैं। एसिड को जो निकालते हैं तो कुछ एसिड्स को जो है ना हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, और कुछ एसिड को फ्रेश एसिड के साथ मिक्स कर देते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी तो रिएक्ट जो हो गया उसकी कंसंट्रेशन यूजुअली कम हो जाती है, तो पूरा तो रिजेक्ट कर देंगे तो लॉस हो जाएगा। इसलिए कुछ यहाँ पे 100% अगर फ्रेश एसिड यूज़ कर लेते हैं स्ट्रेंथ की, तो उसमें कुछ अगर मिला देंगे तो कंसंट्रेशन जैसे 95 हो जाएगी। ये 100 है, इसमें मान लीजिए 80 है, 85 है इसकी कंसंट्रेशन, तो मिक्स करिए तो कंसंट्रेशन जो हमें रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए कुछ एसिड जो हम लोग रिसाइकिल करके मिक्स कर देते हैं। एसिड यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया, लेकिन रिएक्शन एसिडिक थी, तो इसलिए उसको हम लोग को न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कॉस्टिक स्क्रबिंग करते हैं, तो इसको हम लोग इसके बाद किस यूनिट में, बेसिकली कॉस्टिक स्क्रबर में ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे उसके बाद कास्टिक स्क्रबर में ले जाते हैं। कास्टिक स्क्रबर में ले गए तो हम लोगों ने इसको जो है ना न्यूट्रलाइज़ कर लिया। अब न्यूट्रलाइज़ कर लिया, अब हम लोग के पास बचा क्या, इसमें एल्काइलेट बचा होगा, जो स्टार्टिंग में एल्काइलेट था, क्योंकि जब रिएक्शन हुई तो एल्काइलेट बना था, और एक्सेस में एसिड था तो एसिड बचा हुआ था, और एक्सेस में हम लोगों ने यूज़ किया था क्या, आइसोपैराफिन्स, मतलब आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन होगा, तब हम लोग इसको सेपरेशन यूनिट में ले जाएंगे, वहाँ से आइसोब्यूटेन को मतलब सेपरेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा लॉजिकल होना चाहिए वो हो जाएगा डी आइसोब्यूटेनाइज़र, मतलब डी का मतलब रिमूव करना, आइसोब्यूटेनाइज़र मतलब आइसोब्यूटेन को रिमूव करने की यूनिट है ये। तो हम लोगों ने यहाँ से आइसोब्यूटेन को रिमूव करेंगे, और सिर्फ आइसोब्यूटेन क्योंकि रिएक्शन में यूज़ हो रही है तो उसको हम लोग रिसाइकिल कर लेंगे, फ्रेश फीड में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ से आपकी रिसाइकिल आइसोब्यूटेन को हम लोग रिसाइकिल कर लिया, और जो अपना एल्काइलेट प्रोडक्ट है उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो ये बहुत डिटेल प्रोसेस नहीं है, ये जस्ट एक ब्रीफ प्रोसेस है कि जो है HF एसिड जो है, अगर H2SO4 एल्काइलेशन प्रोसेस कैसा होता है, तो ये H2SO4 एल्काइलेशन यूनिट है। अगर इस प्रोसेस के साथ पूछा जाता है तो तभी इसको बताना है। अगर डिटेल में कोई एल्काइलेशन प्रोसेस पूछा जाएगा तो उसका हम लोग बाद में जो है कोई एक प्रोडक्ट है जैसे लीनियर एल्काइल बेंजीन बनाना होगा एल्काइलेशन प्रोसेस से, तो उसका हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इस प्रोसेस के साथ अगर पूछा जाता है कि आप एल्काइलेशन प्रोसेस से क्या समझते हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं जो इम्पैक्ट करते हैं रिएक्शंस को, और एक आप ब्रीफ में इसकी फ्लो शीट बना के समझाइए कि एल्काइलेशन प्रोसेस कैसा होता है, तब ये फ्लो शीट हम लोग बनाएंगे। इस तरह से हम लोग का एल्काइलेशन प्रोसेस पूरा हुआ। फर्स्ट यूनिट में जो 5 प्रोसेसेस थे वो कंप्लीट हो गई है, सेकेंड यूनिट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे।